हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। आई एम अक्षय। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई इस पोइम डस्ट ऑफ स्नो में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं। आओ एक एक करके समझते हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट में लिखा है राइम स्कीम। करेक्ट। ये राइम स्कीम ए बी का है, तो हम यहाँ फील करेंगे कि राइम स्कीम ए बी है या नहीं। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? किसी भी सेंटेंस के सबसे लास्ट वर्ड को हम देखते हैं। लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है क्रो। क्रो को ए मान लें अगर, तो क्रो जैसा और साउंड कहाँ सुनाई दे रहा है? स्नो में। ये भी ए है। और मी को अगर हम साउंड बी माने, क्योंकि ये क्रो जैसा नहीं मिल रहा है, तो मी के जैसा और कहाँ मिल रहा है? ट्री में। इसलिए ट्री में भी बी साउंड हम मानेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राइम स्कीम ए बी बिल्कुल है। नीचे देख लें ज़रा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। सारे डिवाइसेस को अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। हैज़ गिवन माई हार्ट देखो हम सी मान रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्रो और मी यानी ओ और ई जैसा साउंड नहीं है, अंत में आर्ट साउंड है, तो सी मान लेंगे। हार्ट के जैसा साउंड है पार्ट, ये भी सी हो जाएगा। मूड, ये ना तो ए बी सी किसी के जैसा नहीं मिल रहा है, यानी ये डी हो जाएगा। और रूट, ये भी मूड के जैसा, इसलिए यहाँ भी डी हो जाएगा। तो इसका राइम स्कीम मेनली क्या हुआ? ए बी सी डी। करेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ए बी सिर्फ लिखा है, यहाँ पर सी डी क्यों नहीं मेंशन्ड है? इसका कारण ये है कि मेनली अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें कि दो साउंड फर्स्ट और थर्ड लाइन में एक जैसे हैं और दो साउंड सेकंड और फोर्थ लाइन में एक जैसे हैं। तो मेनली ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? ए बी पैटर्न को, इसलिए नॉर्मली लिख दिया जाता है। बट हम सारी बात अगर देखें तो ए बी सी डी होगा, एंड दिस इज करेक्ट। ओके, चलो अब है हमारे पास इमेजरी को ध्यान से समझना है कि इमेजरी है क्या चीज़। इमेजरी के लिए लिखा क्या है? फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक सिंपल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इमेज वर्ड से बन गया इमेजरी, मतलब जो ऐसे शब्द जिससे कि हमें इमेज दिखने लग जाए। तो क्या यहाँ हमें दिख रहा है कि एक कौवा जो है वो स्नो को स्कैटर कर रहा है, स्नो को बिखेर रहा है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। और डस्ट ऑफ स्नो, जो ऊपर से गिरने वाली स्नो के फ्लेक्स हैं, उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। वो कहाँ गिर रहा है भाई? तो पोएट पर। ये क्या दिखाता है? ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का, जो पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पोएट पर पड़ता है। क्यों? कौवे के हिलने से ही हेमलॉक ट्री की पत्तियों से झड़ करके बर्फ़ के फ्लेक्स गिरते हैं और पोएट इससे खुश हो जाता है। यानी एक सिंपल सा ये इंसिडेंट है नेचर का, और इसमें बहुत बड़ा राज क्या छुपा है? खुशियाँ छुपी हुई हैं। पोएट खुश हो जाता है। तो इस डस्ट ऑफ स्नो का, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो का पोएट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये इमेज हम देख सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो जैसे गिर रहा हो, कौवे का हिलना दिख रहा हो, हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो का गिरना दिख रहा हो, उस पेड़ के नीचे जो है पोएट बैठे हुए हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। तो वर्ड्स से हमने इमेज को क्रिएट कर लिया, पोएट ने ये करवाया। यानी इस पोइम में इमेजरी का हम इस्तेमाल देखते हैं, और इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है। एलिटरेशन कहाँ दिख रहा है? एलिटरेशन इज द अकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ में क्या लिखना होगा? कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ दिया है हैज़ गिवन माई हार्ट। देखो, ये हैज़ में ह और हार्ट में ह, ये साउंड ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज द साउंड ह, और ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर यहाँ देखते हैं एंड सेव्ड सम। सेव्ड में साउंड सेव्ड में है, फिर सम में भी साउंड है, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड
शब्द की शुरुआत में आते हैं और एक जैसा कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इसको एलिटरेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ भी वर्ड की बिगनिंग में आ रहा है, यहाँ भी वर्ड की बिगनिंग में आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम साउंड है और रिपीट हो रहा है। तो सेम साउंड जब वर्ड की बिगनिंग में रिपीट होता है इसको हम लोग एलिटरेशन कहते हैं। करेक्ट है। और वो दोनों शब्द जो है ना आसपास रहने चाहिए, नज़दीक रहने चाहिए, या तो आसपास रह सकते हैं एक ही लाइन में या फिर एकदम एक दूसरे के बाद भी रह सकते हैं दोनों शब्द। इसको हम लोग एलिटरेशन कहेंगे। तो इन दिस पोएम वी हैव सीन एलिटरेशन। एलिटरेशन है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन वर्ड की शुरुआत में और दोनों वर्ड आसपास हों या एक के जस्ट बाद हों। सिंबलिज्म का इस्तेमाल हम देखते हैं इसमें। देखो वर्ड लिखा है सिंबलिज्म, साफ है कि सिंबल वर्ड से बना है सिंबलिज्म। करेक्ट। तो सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सिंबलिज्म क्या है? जैसे क्रो का इस्तेमाल हमने यहाँ किया, हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया। तो क्रो का अर्थ क्या है? डिजेक्शन है। क्रो का अर्थ क्या है? ग्लूम है। क्रो का अर्थ क्या है? डिप्रेशन है। तो एक ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करना जिससे हम किसी आइडिया को बता रहे हों, किसी विचार के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन जिस भी विचार के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी लिटरल मीनिंग हम नहीं देखेंगे, शाब्दिक अर्थ नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसके सिंबलिक मीनिंग देखेंगे। तो क्रो का यहाँ पर हम लिटरल मीनिंग नहीं देखेंगे, शाब्दिक अर्थ नहीं देखेंगे कि कौवा मतलब कौवा, हेमलॉक ट्री मतलब एक पॉइजनस ट्री, ऐसा नहीं देखेंगे, बल्कि क्रो और हेमलॉक ट्री किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? डिजेक्शन के लिए, ग्लूम के लिए, डिप्रेशन के लिए, यानी दुख के लिए। ठीक है। डिजेक्शन, ग्लूम, डिप्रेशन, ये सब कुछ दुख को दिखाता है, तो इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं ये सभी। यानी क्रो सिंबलिकली इस्तेमाल हुआ है, हेमलॉक ट्री सिंबलिकली इस्तेमाल हुआ है डिजेक्शन, ग्लूम, डिप्रेशन के लिए, इनके लिए। समझ में आ गया? ऑल्सो ही हैज़ यूज्ड दीज एज सिम्बल्स टू शो दैट दीज इनऑस्पिशियस थिंग्स ऑफ नेचर कैन ऑल्सो चेंज अ पर्सनस मूड एंड माइंड। और पोइट ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि क्रो और हेमलॉक ट्री इन जैसे इनऑस्पिशियस थिंग्स, मतलब अपशगुन वाली चीज़ें हैं ये प्रकृति के, लेकिन ये भी किसी इंसान के मूड और माइंड को बदल सकते हैं। यानी अपशगुन वाली चीज़ें भी इंसान के मूड और माइंड को बदल सकते हैं, ये बताने की यहाँ कोशिश है। द पोइट इज़ हैविंग अ बैड डे। अब पूरे की मीनिंग जानते हैं। कवि का दिन खराब था एंड ही इज़ क्लियर अबाउट दैट, और कवि को यह पता भी था। हाउ एवर, लेकिन फिर भी, टू मेक अस अंडरस्टैंड द सिवियरिटी, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवियर से वर्ड बनता है सिवियरिटी, ओके। लेकिन फिर भी कवि ने हमें समझाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया क्रो और हेमलॉक ट्री का। क्यों? सलन मूड था, यानी उनका दुखी मिजाज था, और दुखी मिजाज की जो सिवियरिटी है, इसकी जो गंभीरता, यही हमें समझाने की कोशिश है पोइट के द्वारा। ही इंट्रोड्यूसेस अस द सिम्बल्स। हमें कवि ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, हमारे सामने सिंबल का इस्तेमाल किया। ही इंट्रोड्यूसेस अस टू द सिंबल ऑफ द हेमलॉक ट्री, और कवि ने यह हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल करके हमें बताने की कोशिश की कि पोइट का मूड ख़राब है, पोइट का मूड आज दुखी है। तो हेमलॉक ट्री और कौवे का अर्थ यहाँ ये है कि पोइट का मूड दुखी है। करेक्ट। ऑब्जेक्शन, ग्लूम, डिजेक्शन, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। इसीलिए हेमलॉक ट्री फ्रॉम विच द पॉइजन इज सेड टू बी मेड, हेमलॉक ट्री से कहा जाता है कि जहर बनाया जाता है, इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ। और जहर क्या होता है? मौत का एक संकेत होता है। द नेक्स्ट सिंबल दैट द पोइट इंट्रोड्यूसेस टू अस, अगला संकेत जो कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इज़ दैट, वह है कि द क्रो, यानी कौवा है। द क्रो इज़ एन एम्बिगुअस सिंबल। कौवा जो है वो कैसा है? एम्बिग्यूअस सिंबल है, यानी कि एक अस्पष्ट, दो तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि सही से भी और गलत तरीके से भी, यानी कि पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बिगुअस वर्ड से पहले वर्ड बनता है एम्बिग्विटी, जिसका अर्थ होता है दो मीनिंग, डबल मीनिंग। तो एम्बिग्यूअस का अर्थ क्या हुआ? कि जिससे कि एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें, ठीक है, जिसको हम अनेकार्थक कहते हैं। तो एम्बिग्यूअस सिंबल है ये।
कौवा यहाँ पर एक से अधिक अर्थों में इस्तेमाल हुआ है, उसी को हम एम्बिग्यूअस सिंबल कहते हैं। एंड कुड स्टैंड फॉर मेनी थिंग्स, देखिए ये लिखा है आगे मीनिंग, और ये कौवा यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जनरली आमतौर पर द क्रो इज़ कंसिडर्ड टू बी द अगलीस्ट अमंग ऑल बर्ड्स, कि कौवे को सभी पक्षियों के बीच हम सबसे कर्कश, सबसे कुरूप पक्षी मानते हैं। हेंस, इसीलिए इट कुड बी अनदर साइड टू डिग्रेड द पोइट्स मूड वंस अगेन। इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कौवे को देखकर भी हम ये बात समझ सकते हैं कि पोइट का मूड यहाँ पर वास्तव में फिर से ख़राब दिखाने की कोशिश है। अब इन्वर्जन का इस्तेमाल देखते हैं पोम में कहाँ पर है। इन्वर्ट वर्ड से बना है इन्वर्जन। इन्वर्ट है वर्ब और इन्वर्जन है नाउन। इन्वर्जन होता क्या है? इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा करना, यानी सेंटेंस आमतौर पर जैसे लिखा जाना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद कई वर्ड्स आएंगे, लेकिन अगर हम क्या करें, इन बाद वाले शब्दों को पहले लिख दें, सब्जेक्ट को बाद में लिख दें, वर्ब को बाद में लिखें, यानी हमने सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरह की जो राइटिंग स्टाइल होती है उसको इन्वर्जन कहते हैं। उसी पोएटिक डिवाइस को हम इन्वर्जन कहते हैं। When the structure of a sentence is changed by the poet, जब कवि के द्वारा किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, क्या करने के लिए? टू क्रिएट राइम, लय बनाने के लिए, राइम स्कीम बनाने के लिए। द पोइटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। द पोइटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और इसी तरह की जो कविता में छूट है, काव्य छूट, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। पोइटिक लाइसेंस यानी पोइट को लाइसेंस मिला हुआ ऐसा करने के लिए, यानी अधिकार मिला हुआ ऐसा करने के लिए, और ऐसा करना ही कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दें, इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। इन स्टैंजा फर्स्ट द पोइटिक डिवाइस इन्वर्जन इज यूज्ड। स्टैंजा हमारा ये फर्स्ट वाला ये है, इसमें इन्वर्जन का इस्तेमाल हुआ है। कैसे? अगर हम इस पूरे स्टैंजा को ठीक ठीक से देखने की कोशिश करें तो इसे कैसे लिखना चाहिए था? सीधा सीधा ऐसा हो सकता था कि अ क्रो from a hemlock tree shook down the dust of snow on me। तो देखो हमने क्या लिखा है इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ ध्यान रखना। a crow from a hemlock tree, a crow from a hemlock tree shook down the dust of snow on me। अब आप खुद देखिए, सेंटेंस ऐसा बनाया जा सकता था, लेकिन पोइट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ क्या किया, सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया, इसके स्ट्रक्चर को बदल दिया। तो स्ट्रक्चर को बदलना ही इन्वर्जन कहलाता है। करेक्ट? एन्जैम्पमेंट क्या है? इन एन्जैम्पमेंट द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स। गौर करना। अब यहाँ देखें कि द वे अ क्रो, इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं है, ये सीधे नेक्स्ट लाइन में रन कर गया। यहाँ भी कोई फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में रन कर गया, फिर पहला सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में रन कर गया। यानी जब सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में रन कर जाता है, नेक्स्ट लाइन में यूज़ हो जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, इसी चीज़ को हम एन्जैम्पमेंट कहते हैं। ठीक है? व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इटसेल्फ in the next line without any use of punctuation mark is called enjambment। तो ये पूरी कविता ही enjambment का उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। देखो सबसे अंत में आकर एक पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज हियर फुल स्टॉप। बस एक फुल स्टॉप अंत में आया है, तो पूरी कविता enjambment में लिखी हुई है। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? जब हम कभी एक चीज़ का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करने के लिए करते हैं, यानी जब दो चीज़ें अलग हैं और दोनों के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसी चीज़ को मेटाफर कहते हैं। कहाँ इस्तेमाल हुआ है? तो डस्ट ऑफ स्नो में इस्तेमाल हुआ है। गौर करते हैं। दिस पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड, यह पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल होता है व्हेन अ कवर्ड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज़। जब एक छुपे हुए रूप में हम कंपैरिजन करते हैं किसी दो अलग अलग चीज़ों के बीच या दो अलग अलग विचारों के बीच, छुपे हुए रूप में, ध्यान रखना। ये एक्सप्लिसिट नहीं होता है, इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ होता है। कवर्ट वर्ड लिखा है, कवर्ट वर्ड को तुम कवर वर्ड से समझ लो। कवर मतलब ढकना, इसी में लगा दिया हमने टी। सो इट इज़ इन अ कवर्ड कंपैरिजन टेक्निक हम देखते हैं। इन दिस पोम
द पोइट यूजेस द डिवाइस ऑफ मेटाफर। इस कविता में मेटाफर की डिवाइस का इस्तेमाल कवि ने किया है थर्ड लाइन फर्स्ट स्टैंजा के। थर्ड लाइन फर्स्ट स्टैंजा में, हम थर्ड लाइन फर्स्ट स्टैंजा पहुंचने की कोशिश करें। क्या लिखा है? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पर गौर करो, डस्ट ऑफ स्नो कहने का क्या अर्थ है? तो डस्ट मतलब यहाँ पर कोई धूल नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम डस्ट मतलब धूल समझते हैं। तो धूल एक अलग चीज़ हुई, और स्नो का जो डस्ट है, यानी स्नो की जो पार्टिकल्स हैं, स्नो के जो फ्लेक्स हैं, उसे ही डस्ट कहा गया है। यानी डस्ट कहकर कवि ने स्नो की पार्टिकल्स के बारे में बातें की हैं। इसीलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि डस्ट और स्नो पार्टिकल्स के बीच कंपैरिजन हुआ है। करेक्ट? डस्ट और स्नो फ्लेक्स के बीच कंपैरिजन हुआ है। स्नो फ्लेक्स अलग चीज़ है, डस्ट अलग चीज़ है। इसलिए इस लाइन में द डस्ट ऑफ स्नो, इस लाइन में मेटाफर का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना है। सिनकडकी कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन मेनी वेज टू रिप्रेजेंट वन थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट वन। हालांकि इसमें जो ये बातें लिखी हैं समझाने के लिए लिख दी गई हैं, ठीक है। आप सिनकडकी ऐसे समझिए, जैसे कोई एक चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, ठीक है। सिनकडकी मैं समझा रहा हूँ आपको। एक छोटी चीज़ से जब आप किसी बड़ी चीज़ को रिफ़र करते हैं, एक छोटी चीज़ से जब आप किसी बड़ी चीज़ को रिफ़र करते हैं, तो इसी इस्तेमाल को, इसी पोएटिक डिवाइस को हम सिनकडकी कहते हैं। इन दिस पोएम पोएट ने क्या यूज़ किया है? हार्ट। और हार्ट का यहाँ अर्थ क्या है वास्तव में? पूरा पूरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पर्सनालिटी, ऐसा हम कहेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पूरी पर्सनालिटी की यहाँ बात है हार्ट कहकर। वास्तव में अगर उनका हृदय खुश हुआ है तो अंत में समझें हम कि खुश कौन हुआ है अंतिम में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही तो खुश हुए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे व्यक्तित्व ही तो खुश हुए हैं, उन्हीं का तो मूड बदला है। तो हार्ट का मूड बदलना क्या अर्थ रखता है? यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड बदला है। समझ में आ रहा है? तो जब हम किसी छोटी चीज़ से किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसको हम सिनकडकी कहते हैं, ठीक है। या उल्टा भी होता है, किसी बड़ी चीज़ से अगर हम छोटी चीज़ की बात करते हैं, इसको भी सिनकडकी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हार्ट हैज़ अंडरगोन अ चेंज, कि हृदय बदल गया, हृदय का मूड बदल गया। बिकॉज द क्रो हैज़ मेड द स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री रेन डाउन ऑन हिम, क्योंकि कौवे ने ऊपर से स्नोफ्लेक्स गिराए किस पर? हेमलॉक ट्री से कवि पर। हाउएवर ही इज़ नाउ एक्सपीरियंसिंग अ बेटर मूड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ द क्रो। और चूँकि एक छोटी सी घटना हुई है, क्या स्नोफ्लेक्स का गिरना मामूली सी घटना है, और इससे क्या हो गया? पोएट के मूड में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यानी स्नोफ्लेक्स का गिरना एक छोटा सा इंसिडेंट है, और इससे बहुत बड़ा इंसिडेंट क्या हो गया कि पोएट का मूड बदल गया। इस तौर पर भी हम इस सिनकडकी को देख सकते हैं। और मैंने पहली दफ़ा यहाँ जो बताई, ये थॉट, ये बिल्कुल करेक्ट थॉट है, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थॉट है इसमें। And this is the second thought. Okay, so hence we have observed all of the things, all of the poetic devices used in this poem Dust of Snow, written by Robert Frost. Thank you so much. इसी तरह आप सीखते रहें, जुड़े रहें। जय भारत, जय हिंद।